तो आज की बड़ी खबर रही है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना। 17 महीने वो जेल में रहे हैं। शराब घोटाला मामले में जमानत मिली है। आम आदमी पार्टी के लिए एक उम्मीद बढ़ाने वाला मौका भी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेता जिस तरह से जेल गए थे, उसके बाद कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि क्या पार्टी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मनीष सिसोदिया, पहले संजय सिंह जब बाहर आए तब काफी उत्साह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला था। निश्चित तौर पर अब जब मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का उत्साह और बढ़ेगा। इस सब के बीच में अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी इसने आम आदमी पार्टी को बड़े झटके दिए हैं, क्योंकि बड़े डिसीजंस लेने में या बड़े डिसीजंस के लिए एक बड़े नेता का बाहर होना जरूरी है। आतिशी आपको बहुत जगहों पर कमान संभालती दिखाई देती हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, इन सब के बीच में संजय सिंह भी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। अब मनीष सिसोदिया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि मनीष सिसोदिया जो है एक तरीके से उस समय भी सक्सेसर माने जाते थे। उप मुख्यमंत्री का पद तो उन्हें शुरुआत से मिला ही था। अरविंद केजरीवाल के बहुत क्लोज रहे हैं, आम आदमी पार्टी की कार्रवाई को बहुत अच्छे से जानते, तो पार्टी के लिहाज से ये बड़ी खबर हो सकती है। बहरहाल उनके बाहर आने के बाद में अब आम आदमी पार्टी की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, एक ये सवाल होता है। दूसरा, क्या उनका बाहर आना बाकी के जो नेता अभी जेल में हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, क्या सचमुच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम हो गई हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। बड़े पैनल के साथ इस पर बातचीत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से शराब केस घोटाले में शर्तों के साथ जमानत मिली है। सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करना होगा, वहीं 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। यही नहीं, सिसोदिया को हर सोमवार थाने में हाजिरी लगानी होगी। सिसोदिया सचिवालय जा सकते हैं। 2 शर्तें हैं। एक, 10 लाख रुपए का मुचलका फाइल करना है उनको ट्रायल कोर्ट में, और दूसरा शर्त ये है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास में उनको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो कुछ दिन निर्धारित किए गए हैं, उस दिन पे उनको जाना पड़ेगा और उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सिसोदिया की जमानत पर जहां आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, वहीं आप नेता इसे सच की जीत बता रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी तो बेहद भावुक हो गई और रोने लगी। बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि आज के शुभ अवसर पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में एक झूठे केस में 17 महीने तक पूरी दिल्ली और पूरा देश जो शिक्षा क्रांति के रूप में, एक उम्मीद के रूप में मनीष सिसोदिया जी को जानता है, पहचानता है और उनसे उम्मीद लगाए बैठा था। 17 महीने की दिल्ली और देश के लोगों की जो तपस्या थी, जो दुआ थी, जो आशीर्वाद था, आज वो फलित हुआ है। वहीं बीजेपी ने कहा सिसोदिया को जमानत मिली है, शराब घोटाले से बरी नहीं हुए हैं। 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। बहरहाल सिसोदिया के आने से कई समीकरण सुलझेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल की जगह सिसोदिया को कमान मिल सकती है, या केजरीवाल जेल से ही शासन चलाते रहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी में सिसोदिया की नंबर 2 की पोजीशन है। वैसे भी केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा था और सिसोदिया को ही डिप्टी सीएम के साथ तमाम मंत्रालय दिए थे। अब नई परिस्थिति में क्या होगा, ये कुछ दिन में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बहुत सारे सवाल इसके बाद जहन में आते हैं, तो समझने के लिए एक विशेषज्ञों के पैनल की आवश्यकता होती है, और बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। देश के 2 बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय चड्ढा जी हैं, जाना पहचाना चेहरा हैं,
कई बार हमारा सहयोग करते हैं कानूनी मामलों को समझने में। संजय चड्ढा जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका स्वागत करता हूं। इसी तरह संदीप मिश्रा जी वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी आपका भी मैं स्वागत करता हूं, आप दोनों का स्वागत है। और क्योंकि इस पर राजनीतिक बयानबाजी बहुत हुई है तो एक और जाना पहचाना चेहरा यासिर जिलानी साहब का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। यासिर भाई स्वागत है आपका। इसी तरह निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निवान आम आदमी पार्टी का रुख रखेंगे और आम आदमी पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाली खबर है और हमने देखा भी है किस तरह से जोश में है आम आदमी पार्टी के नेता। निवान आपका भी मैं स्वागत करता हूं। हमने बांसुरी स्वराज को सुना, वो कह रही थी डिले इन ट्रायल के बेसिस पर मिला है। इस जमानत की अहमियत क्या? अल्टीमेटली बाहर आना एक महत्व की बात है। हालांकि आज मेरे जहन में सवाल ये आ रहा था कि इसी तरह से मैं अरविंद केजरीवाल जी की जमानत पर भी बात कर चुका था और उस समय भी बड़ा उत्साह की ढोल नगाड़े सब बज चुके थे, लेकिन उसके बाद में मामला दूसरा हो गया। मनीष सिसोदिया इस मामले में सेफ हैं, ये भी जानना चाहूंगा। और दूसरा ये डिले इन ट्रायल वाला मामला भी थोड़ा समझाएं दर्शकों। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहा कि बहुत वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे केस बेस है और लाखों पेज की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सीज किए जा चुके हैं और ऐसी स्थिति में जबकि 473 गवाहों का एग्जामिनेशन होना है, तो इस तरह की सिचुएशन में संभावना नहीं लगती है कि स्पीडी ट्रायल हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में जो है इनडेफिनिट पीरियड तक जो है जेल के पीछे रखना किसी तरह से जो है न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय का ऐसा ऑब्जर्वेशन था। दूसरी बात, न्यायालय इस बात से भी खफा थी कि जो नीचे की अदालत थी, चाहे हाई कोर्ट रही चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रही, उसने लगातार जो फर्स्ट बेल एप्लीकेशन, सेकंड बेल एप्लीकेशन दोनों ही खारिज करी और यह हिम्मत नहीं दिखाई जमानत देने की। और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसे मामलों में जहां पर इस तरह की चीजें होंगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे चीजें बेस हो, वहां पर हिम्मत करके ट्रायल कोर्ट्स को आगे आना चाहिए। और बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन की बात उन्होंने कही जो है। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी मामले की सुनवाई करती है तो 2 जजों की बेंच सुनवाई करती है और डिफरेंट बेंचेज के सामने जब मैटर्स जाते हैं तो जजों के डिफरेंट ओपिनियन भी आते हैं। तो इसलिए इसको इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए कि सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट का यह दृष्टिकोण है। अभी तक का जो मामला है इसको हमें पीएमएलए, ईडी का मामला और सीबीआई के मामले तक ही सीमित रखना चाहिए। इसको यह नहीं देखा जाना चाहिए कि सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई दृष्टिकोण है। जी। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी के लिए राह आसान हो गई है अब सीबीआई वाले मामले में? ईडी वाले मामले में तो मैंने पहले ही बताया, खूब बात कर चुके थे, लेकिन अगले दिन मामला ही कुछ का कुछ हो गया। डॉक्टर साहब, मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, उन हजारों लोगों के लिए जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के मुकदमे चल रहे हैं, उन सभी को लिए पूरे भारत भर में, खास करके जो सेक्शन 45 की कंडीशन थी, ट्विन कंडीशंस कंप्लाई करने की बेल के लिए, वो वाली कंडीशन आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं कहीं डाइल्यूट हो गई है। क्योंकि कोर्ट्स क्या होता था, जब ईडी के वकील जाके कहते थे कि देखिए सेक्शन 45 में ट्विन कंडीशन है, पूरी हो नहीं रही है, इसलिए बेल नहीं बनती है। लेकिन कोर्ट ने जब यहां पर आगे बढ़ के कहा कि आप कितने समय तक रखेंगे, इतने लंबे समय तक अगर आप रख रहे हैं और एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे ही चीजें हैं, तो आप सिर्फ इंस्टीट्यूट में ये चीज लिखी गई है इस नाते बेल नहीं मिलेगी, यह चीज नहीं होगी। निवान शर्मा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। निवान जी, एक तो बात बहुत साफ है कि आप लोगों के लिए एक बड़े उत्साह का मौका होगा। संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया जी का बाहर आना, ये बड़ी राहत आपको देता है, क्योंकि बड़े लंबे समय से जूझ रहे थे। आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, इन लोगों ने काफ़ी समय तक चीज़ों को संभाला है। मनीष सिसोदिया जी की अब भूमिका आप क्या देखते हैं आने के बाद? उप मुख्यमंत्री थे जब वो जेल में गए थे, बाद में छोड़ना पड़ा उन्हें पद, लेकिन आने के बाद में आपको लगता है कि सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वो रहेंगे? क्योंकि 15 अगस्त के झंडे फहराने को लेकर भी बहुत खबरें चलने लगी, आतिशी के लिए कहा गया था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया अगर बाहर आते हैं तो शायद ये भूमिका उनकी हो। जी, देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और हाँ, मनीष सिसोदिया जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है रहे हैं। और देखिए 17 महीने से किस तरह से जेल के अंदर हैं। और आज अगर आपने कोर्ट की टिप्पणी सुनी हो तो किस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी कर ये कहा कि कैसे कि लोअर कोर्ट्स को जो है वो बेल के ऊपर सोचना चाहिए। 17 महीने से एक ऐसे जुर्म के अंदर मनीष जी को बंद किया हुआ था जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। कोर्ट ने बार बार बोला कि आप एविडेंसेस लाइए, आप अगर आपके पास कुछ सबूत है तो पेश करिए, आप ट्रायल शुरू करिए, लेकिन
बार बार कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह से ट्रायल लटकाया जाए, किसी तरह से और देर अंदर रखा जाए, और देर अंदर रखा जाए। देखिए सामने, सबके सामने आ गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की जा रही थी। आज मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में ये एक बार फिर मैसेज दे दिया कि देश में तानाशाही नहीं चल सकती है, देश में एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं चल सकता है। 17 महीने से एजेंसीज केवल और केवल अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए नेताओं को जेल में रख सकते हैं। ऐसा कानून बना सकते हैं कि जिसमें बेल को जो है वो बार बार रिजेक्ट करा दिया जाए, जिसने गिरफ्तार किया है उसी के हाथ में हो कि वो अगर कहेगा तो बेल मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इस मामले में बेल मिलने का मतलब यह है कि या तो कोर्ट को यह लगे कि यह मामला बनता ही नहीं है, और या तो ईडी बोले कि हमें इस मामले में अब इनकी जरूरत नहीं है, इनको बेल दे दीजिए। ये दो स्थितियों में होता है। ईडी तो कॉन्टिन्यूसली अपोज कर रही थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि 25 पैसे की रिकवरी जो ईडी नहीं कर पाई, उसने मनीष सिसोदिया जी को केवल और केवल अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए जेल में डाल रखा था, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश के लिए जेल में डाला था। संजय सिंह जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। ये पूरी देश की जनता समझ रही है, और आज उनके सामने आ भी गया कि केवल और केवल पॉलिटिकल ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनकी आवाज को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, और जो डेस्परेशन है दिल्ली में सरकार बनाने की, निवान भाई, वो पार्टी प्रवक्ता के जेल में डाला गया था। पार्टी प्रवक्ता की तरफ से तो आपके पॉइंट समझ में आते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर देखें तो इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ईडी ये कह रही हो कि सबूत नहीं है उनके पास। संदीप जी ने जैसे बताया कि ट्रायल लंबा चला है, बहुत सारे गवाहों की सुनवाई होना, हाँ खिंचा बहुत लंबा है। अब ये खिंचे पर आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्लीन चिट तो मिल नहीं गई है। फिर जमानत के बाद में हम जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दें, हम उस पर राजनीतिक बयान शुरू करें। आपको ये लगता नहीं कि थोड़ा जल्दबाजी होगी? नहीं सर, हम तो बेल आने से पहले भी यही कह रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में 25 पैसे की रिकवरी नहीं कर पाई है ईडी। पिछले 2 साल में ईडी एक भी ऐसा सबूत नहीं दे पाई है जहां पे ये साबित हो कि मनीष सिसोदिया जी ने या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने कुछ गड़बड़ की है। एक भी ऐसा सबूत नहीं है। बार बार कोर्ट के अंदर टाइम मांगना, बार बार कोर्ट के अंदर ये बोलना कि हमें थोड़ा और समय चाहिए, कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप बड़ा लंबा हो जाएगा। संदीप जी इस पर थोड़ा और रोशनी डाल पाएंगे कानूनी प्रक्रियाओं पर, लेकिन यासिर जिलानी मेरे साथ जुड़ गए दोबारा। यासिर भाई, बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि कोई रिकवरी नहीं हुई, 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई है, कोई सबूत नहीं है, जांच को लंबा खींचा जा रहा है। आपका टेक क्या है? अच्छा देखिए, मैं पॉलिटिकल नहीं, जो जस्टिस वीआर गवई और जस्टिस केबी विश्वनाथन की बेंच ने जो आज इन्हें जमानत दी है, उन्होंने क्या कहा है वही बात मैं रख देता हूँ कि उनकी क्या टिप्पणी है। 10 लाख के मुचलके पे इनको जमानत मिली है, इनको थाने में जाना पड़ेगा 2 बार हफ्ते में। आप ये बताइए, ये बड़ी बड़ी बातें, सुबह से ढोल नगाड़े और आतिशबाजियां चल रही हैं इनके ऑफिस में। आपको पता है कि मनीष सिसोदिया शराब के घोटाले में पिछले 17 महीने से जेल में रहे, शराब का घोटाला। और अगर आप इतने ईमानदार और सच्चे होते तो निचली अदालत ने आपको, हाई कोर्ट ने जमानत दी होती। आप अभी भी अपराधी हैं, अपराध के श्रेणी में आपका जुर्म आता है, इसीलिए आपको मुचलके पे छोड़ा गया है, आपका पासपोर्ट रखवाया गया है, आपको बहुत सारी शर्तें दी गई हैं। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया गया। हालांकि जांच एजेंसियों का विषय मुझे नहीं पता कि आप इस पर कितना बोल पाएंगे, पर क्योंकि पार्टी प्रवक्ता हैं, आप बड़े नेता हैं, तो कुछ जानकारियां मिलती होंगी। ये सबूतों को लेकर जो प्रश्न खड़े किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन जो है उसको शो नहीं कर पा रहे हैं, और निवान जी जो है वो बार बार यही प्रश्न उठा रहे हैं, इस पर थोड़ा रोशनी डालें। परवीन जी, अगर आप बताएं मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के लोग ईमानदार होते तो जेल में क्यों होते? पूरी की पूरी पार्टी जेल में, सत्येंद्र जैन, खुद इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल। अच्छा, सुबह से इनके प्रवक्ता और नेता आ रहे, आपने संजय सिंह को भी सुना होगा, आपने इनके 1-2 और बड़े नेताओं को सुना होगा, किस तरीके की बात करें। ऐसा लग रहा है कि किसी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनको पेश किया जा रहा है। भाई साहब, आपने दिल्ली को नर्क बना दिया है। दिल्ली नहीं रही। जिस शुचिता और नैतिकता के आधार पे आपको दिल्ली वालों ने पूर्ण बहुमत के साथ बड़े लेवल पे पिछले 11 साल से सरकार बनाया है, पानी, आप जो मूलभूत सुविधा है, आप दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे सके, आप दिल्ली की जनता को बिजली नहीं दे सके, आप दिल्ली की जनता को सड़क नहीं दे सके। आप कैसी बातें कर रहे हैं?
और आप परवीन जी देखिए, ये इन लोगों का एक नैरेटिव है। और अब तो ये बताएं हमारे प्रवक्ता मित्र जो आपके निमान शर्मा जी बैठे हैं कि अब मनीष सिसोदिया का क्या एग्जैक्टली उनकी क्या सिचुएशन होगी, अब वो किस रूप में पार्टी के अंदर देखे जाएंगे, क्या आम आदमी पार्टी इंटरनल मसला होगा, उनके नाम पे मुख्यमंत्री के नाम पे वो उस तैयार हो जाएगी आम आदमी पार्टी। उस पर मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन निवान भाई, एक बात तो है कि पानी नहीं होता है तब भी बीजेपी शासित राज्यों ने आपको पानी नहीं दिया, कोई और दिक्कत होती है तो बीजेपी उसमें इन्वॉल्व होती है, अगर नेता जेल में होते हैं तो जांच एजेंसियों का कथित दुरुपयोग हो रहा है, ये हर बार कोई गड़बड़ी होती है तो इनकी तरफ आप क्यों मोड़ देते हैं सारी चीजें? सर देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो बीजेपी की पिछले इतने सालों से दिल्ली में सरकार बनाने का सपना बार बार आम आदमी पार्टी चकनाचूर करती आई है, उसी की फ्रस्ट्रेशन है ये किस तरह से सफाई से झूठ बोल रहे हैं आप देखिए। ये कह रहे हैं अपराधी हैं, ये कह रहे हैं जेल में क्यों बंद हैं। यही तो इनकी जो वक्तव्य हैं, इनको पूरा करने के लिए एजेंसियां दिन रात मेहनत कर रही हैं। ये जो वेब सीरीज की स्टोरीज बनाते हैं, ये सुबह सुबह मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी को संभालने के लिए ईडी दिन रात मेहनत करती है। ईडी की क्या गलती है, कुछ हो तो मिलेगा। ये तो बीजेपी का सपना है जो ईडी पूरा करने में लगी है, वो पूरा होगा ही नहीं। अभी ये कोर्ट की बात कर रहे थे, कोर्ट ने क्या कहा कि ये क्या कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का मुचलका और इनको बार बार वो वहां जाना पड़ेगा। कोर्ट की मैं आपको टिप्पणी बनाता हूं, कोर्ट ने, जो सेशन कोर्ट था, अरविंद केजरीवाल जी को जब जमानत की उनकी बारी थी तो कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के केस में जो है ईडी बायस से काम कर रही है। ये कोर्ट की टिप्पणी है, आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। हालांकि इसके बाद हायर कोर्ट की भी टिप्पणी आई, उस पर हम बहुत बात कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि इन पर बातें नहीं हुई हैं। हायर कोर्ट की टिप्पणी आई, फिर देखिए आपने एक तरफ तो कोर्ट का धन्यवाद दिया, उसके बाद आपको क्या लगता है कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना जांच एजेंसियों की जांच चल रही है या उसके बिना ही आपके जितने नेता हैं वो जेल में? आप कोर्ट का सम्मान भी कर रहे हैं और अगर वो हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट को लगता होगा तभी तो है, और जिसको बाहर करना है उसको कर दिया जमानत पर बाहर। नहीं सर, कोर्ट थोड़ी करेगी जांच, कोर्ट का क्या रोल है जांच में? कोर्ट तो देख रही है, जांच करना काम तो एजेंसीज का है। कोर्ट तो वेट करता है कि आप सबूत लेके आओ। 17 महीने से कोर्ट वेट कर रहा है, सबूत लेके आओ। कोर्ट ने तो पूरा मौका दिया इनको कि कुछ लेकर आओ, कुछ दिखाओ। लेकिन जब ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाए, जब इनके पास कुछ होगा तो ये प्रोड्यूस करेंगे। मेरे दिमाग में बहुत चीजें आती है, लेकिन हमारे साथ देश के इतने प्रतिष्ठित वकील संदीप मिश्रा जी हैं, तो क्यों ना उनको, और अब तो चड्ढा साहब भी जुड़ गए हैं, लेकिन संदीप जी पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। यहाँ यासिर भाई संक्षेप में बोलिए आप, ताकि मैं दोनों। आज सुप्रीम कोर्ट की ये तारीफ करते थक नहीं रहे। हफ्ते दिन पहले हाईकोर्ट का जब मामला आया था, इनके नेता क्या कह रहे थे, आप जरा इनको याद दिलाइए। मैंने तो कहा अपनी बातों मैं अभी जाऊंगा तो 1 to 1 बहुत लंबा हो जाएगा कि मैं वही बात करता रह जाऊं, बहुत सारे इश्यूज है लेकिन संदीप जी एक बात बताइए, जांच एजेंसी, कोर्ट और ये लोग जो जेल में हैं, इसको लेकर अलग अलग बयान आते हैं और हम देखते हैं जब जैसा जिसको मुफीद लगता है उस तरीके का बयान दे दिया जाता है, जैसा भारा है। यानी अगर नहीं निकले हैं तो जिम्मेदार हैं, और अगर निकल गए हैं तो फिर उसके बाद में आप धन्यवाद दे दें। हकीकत क्या है? जांच जो है वो आगे बढ़ रही है और कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे जो नेता हैं वो जेल में रहें। देखिए, कोई भी जांच एजेंसी जो है मनमाने तरीके से जांच नहीं करती है, क्योंकि जैसे ही अरेस्ट करती है तुरंत मामला कोर्ट में चला जाता है, और जब कोर्ट में मामला चला जाता है तो हर डेट पे कोर्ट पूछताछ करती है कि भाई कितनी ग्रोथ हुई, कहां तक कहानी पहुंची, कुछ रिकवरी हुई कि नहीं हुई, कुछ एविडेंस कलेक्ट हुए कि नहीं हुए। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी अगर इतने महीनों से जेल में नहीं होते तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिखवाया है कि लाखों पेज के डॉक्यूमेंट रिकवर हुए हैं, चलिए आप कह रहे हैं निर्दोष है, हम मान लेते हैं निर्दोष है, लेकिन रिकवरी है पेजेज की, लाखों पेज के डॉक्यूमेंट की। जब कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा तब पता चलेगा ना कि ये डॉक्यूमेंट जो रिकवर हुए हैं ये रद्दी के टुकड़े हैं या इसमें कुछ एविडेंस भी है। तो अगर यह एक्यूज उप मुख्यमंत्री बाहर होते माननीय सिसोदिया जी, तो क्या इतनी रिकवरी संभव थी? निश्चित ही नहीं संभव थी। और दूसरी बात, मनीष सिसोदिया जी का महत्व अदालत समझ रही है, इसीलिए उसने एक कंडीशन ऐसी लगाई है जो शायद बहुत ही लग रही होगी कि एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हफ्ते में 2 दिन आईओ के पास हाजिरी लगानी है,
इतनी बड़ी कंडीशन किसी निर्दोष आदमी के ऊपर अदालत नहीं लगाती है, जिसके ऊपर अदालत को पूरा शक यानी रहता है कुल ना, मिलाकर कि एक लाइन में गड़बड़ है। कोर्ट ने जांच के जो बिंदु आए उनको एकदम नजरअंदाज नहीं कर दिया है। जो नजरअंदाज डिले इन नहीं ट्रायल किया। हो रहा था, डिले इन ट्रायल के बेसिस पर निवान भाई तैयार रहिएगा, ये कुछ सवाल हैं जो आपके लिए आएंगे। उससे पहले संजय जी, क्योंकि काफी देर से अभी हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, जुड़ चुके हैं। तो संजय जी, अभी चर्चा काफी कुछ हो चुकी है और जो अभी तक हम पहुंचे हैं वो ये बात है कि जांच एजेंसियों की भूमिका, कोर्ट किस तरीके से इस मामले को देख रहा है और मनीष सिसोदिया जो बाहर आ रहे हैं उसके बाद में आम आदमी पार्टी में उत्साह का, जश्न का एक माहौल देखने को मिल रहा है। इसको तीनों को जोड़ा जाए तो ये क्या सचमुच में आम आदमी पार्टी की राहत के लिए राहत की खबर है, या फिर जो नैरेटिव की बात यासिर जिलानी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बस नैरेटिव बनाने के लिए जांच एजेंसियों पर इल्जाम लगाती है। आज कोर्ट का धन्यवाद दे दिया, जब इनके फेवर में नहीं होता है तो उसके खिलाफ भी बोला जाता है। देखिए प्रवीण भाई, बहुत सीधी और स्पष्ट बात, आज का जो जजमेंट है निश्चित तौर पे एक ठंडी हवा है आम आदमी पार्टी के लिए और मनीष सिसोदिया जी के लिए। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो ये निर्णय आया है इसमें कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि 17 महीने में आपने कितनी गवाही करा ली, भी बता दो जरा हमें। कितने पेजेस की चार्जशीट आपने फाइल कर दी, ये भी बता दीजिए। कितना समय आप ले लेंगे इस पूरे ट्रायल में, ये हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक ट्विन कंडीशन है 45 सेक्शन 45 में। उस ट्विन कंडीशन को अब मुझे ऐसा लगता है कि बाईपास करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, जो अपने आप में एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एक अद्भुत बात है। पहले हमने कई जजमेंट देखे सुप्रीम कोर्ट के, आयोटा ऑफ जजमेंट, मतलब कम से कम 4 या 5 जजमेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सेक्शन 45 को ओवररूल नहीं करेंगे। सेक्शन 45 की जो 2 कंडीशंस हैं उन 2 कंडीशंस को फुलफिल करिए। कि वो कंडीशंस, एक कंडीशन ये है कि प्राइमा फेसी केस नहीं होना चाहिए, एक ये, और दूसरा जो सब्सटेंशिएटिंग कंडीशंस हैं जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसको उनके सामने पेश करना पड़ेगा कि ये रीजंस हैं, ये तथ्य हैं। ये जब तक तो प्राइमा फेसी अगर केस नहीं है, ये अगर प्रोसिक्यूशन मान लेगा तो वो अपने आप ही भट्टा बैठ जाएगा केस का ही। तो इसलिए इस बिना पे सारी बेलें रोकी गई थी अभी तक, और अन्य कई केसों में। मेरा तो ये भी मानना है कि इस पर्टिकुलर केस का इफेक्ट बाकी कई सारे, अच्छा, अभी संदीप जी ने बताया कि बहुत सारे पन्नों में लिख कर दिया गया, ऐसा नहीं कि कुछ भी सबमिट नहीं किया गया और कोर्ट के सामने कोई सबूत नहीं है। नहीं, देखिए प्रवीण जी, बहुत छोटी सी बात है, बहुत सारे पेजेस हैं, लाखों तो हजारों पेजेस हैं जो पाए गए हैं, उनमें तथ्य हैं, लेकिन आप कब तक कलेक्ट करेंगे और एक व्यक्ति को इतने दिन तक बैठाएंगे? ये है मूट क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप कलेक्ट करते जाइए, रोज लेते आइए, आप बयान लेते रहिए, लेकिन कब तक? कोई म्याद तो होगी। अच्छा संजय जी, आपने खुद कहा कि एक सेक्शन को बाईपास किया गया, आपके लिए भी थोड़ा एक वकील होने के नाते एक आपने भी आश्चर्य इस पर व्यक्त किया है। तो आपको नहीं लगता कि इतने बड़े मामलों में जांच एजेंसियां भी सतर्कता बरत के चलती होंगी कि पूरा मामला पक्का करके ही रखें और उसमें समय लगेगा? प्रवीण भाई, जांच एजेंसियों को तो एक वो कवच मिला हुआ था सेक्शन 45 का। मेरे समक्ष मेरे और संदीप भाई भी बैठे हैं, ये बताएंगे। उस कवच को आज तोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए ये एक बड़ा अहम जजमेंट है। अब इसका क्या आगे परिपाटी क्या लिखी जाएगी? मेरे हिसाब से, अभी मुझसे कोई पूछ रहा था, मैंने तो ये कहा कि बाकी जो और एक्यूज हैं इस पर्टिकुलर एक्साइज घोटाले में, उनको भी इसकी एडवांटेज मिलेंगी, मेरा ऐसा मानना। लेकिन बड़ा अच्छा होता है जब आपके साथ ऐसा एक पैनल बैठा हो जिसमें आपको सारे पहलू देखने को मिल रहे हो। जैसे संदीप मिश्रा जी ने एक बात रखी, सुप्रीम कोर्ट के खुद बड़े वकील हैं और उन्होंने एक अलग पहलू दिखाया। तो संजय चड्ढा जी, एक और वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एकदम एक अलग बात को रखा। तो मुझे दोनों पक्ष, और दोनों ही पक्ष सही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कानून के इनसे अच्छे जानकार कौन हो सकते हैं। यासिर जिलानी, निवान शर्मा, दोनों पार्टियों की तरफ से अपना रुख रख रहे हैं। यासिर भाई, शुरुआत इस सेगमेंट की आपसे करता हूं। संजय जी ने जो बात रखी, उन्होंने एक सेट कर दिया, एक मंच आगे का, कि इतनी सारी चीजें, इतना लंबा खींचना। वही बात आम आदमी पार्टी जो पॉलिटिकली कहती है, जिसको आप नैरेटिव कहते हैं, उन्होंने कानूनी भाषा में उस बात को रखा है। इससे कैसे इनकार किया जा सकता है कि यह जांच हद से ज्यादा लंबी खिंचती दिखाई दे रही है? तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं
संजय जी, आप कुछ बेहद, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं संजय जी? संक्षेप में ऐड करिएगा तो यासिर भाई फिर अपनी बात बोले। यासिर भाई भी एक अधिवक्ता हाँ, है। मैं जानता, अरे मैंने कहा कानून के, हालांकि उनकी पहले भूमिका बात- दूसरी रहती है, मैं जानता हूं इस बात को। जी यासिर भाई बोलिए। संजय जी धन्यवाद। देखिए एक चीज हम मिस कर रहे हैं, गलत जो बात नहीं, यासिर आम भाई आदमी बहुत पार्टी, नोन हमारी कम्युनिटी के स्टार हैं भाई। जी जी देखिए धन्यवाद। देखिए क्या है कि एक चीज हम मिस कर रहे हैं बार बार, और आम आदमी पार्टी बहुत चालाकी से उस पर चर्चा नहीं करती है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में जो ईडी और सीबीआई ने बात रखी है कि जिस करप्शन की बात की जा रही है कि भ्रष्टाचार जो 100 करोड़ रुपए की घूस की बात है, ये उन्होंने कहा है कि उनके पास साक्ष्य हैं, जो डिजिटल साक्ष्य हैं मौजूद हैं, जिसमें 45 करोड़ रुपए की बरामदगी है। जो देखिए ये आबकारी विभाग के इंचार्ज हुआ करते थे मनीष सिसोदिया, और इनके साथी थे जिनको घूस लेने का काम गोवा के चुनाव में दिया गया था, विजय नायर। हम उसको भूल जाते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी से आप हर तरीके की बात करा लीजिए। और अभी हमारे जो वरिष्ठ दूसरे एडवोकेट हैं संदीप भाई, उन्होंने कहा है कि अगर आप इतने शरीफ हैं तो आपको आईओ हफ्ते में 2 दिन क्यों बुलाएगा, आपको सरेंडर क्यों करना पड़ रहा है, आप इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रहे। ये परवीन जी चर्चा का विषय है, ये इसको हम छोड़ नहीं सकते। आप अपने आप को क्रांतिकारी साबित नहीं कर सकते। आपकी नेता का जो ड्रामा था आज आतिशी का, सबने देखा कि उन्होंने शिक्षा के लिए पता नहीं क्या कर दिया। आज स्कूल में बारिश हो रही है तो क्या हालत है वो आपने दिखाया है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये जो डिस्कोर्स बदलने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, ये अपने अपराध से बच नहीं सकते। जी, आप बताइए निवान शर्मा जी, संदीप जी ने भी कई बातें रखी हैं कि इस तरीके से ये सोचना कि वो निर्दोष होकर बाहर आ रहे हैं, क्लीन हो गए हैं, ये कहना भी गलत होगा। जहां तक जांच पड़ताल का सवाल है, बहुत सारे ट्रेल्स मिले हैं जिसको समय समय पर जांच एजेंसियां माननीय कोर्ट के समक्ष रखती रही हैं, और उसके बाद में आप लोग जो कुछ कहते हैं वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव की तरह दिखाई देता है। जी, देखिए मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मैंने बाकी सभी प्रवक्ताओं को सुना और सबने बहुत बढ़िया से अपनी बात रखी, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने जो है वो केस को छोड़कर बाकी सब बातें कही। ये स्कूल पर गए, ये लीकेज पे गए, ये पानी पे गए, लेकिन उन्होंने केस पे बात नहीं करी। केस पे इनके पास एक बात थी कहने के लिए, वो क्या था, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आई है, 45 करोड़ रुपए गोवा में लगे हैं, उसकी रिकवरी हो गई है, ये इन्होंने बोला। ये वो पार्टी है सर जिसने 10,000 करोड़ रुपए से शुरू किया था कि ये घोटाला है। आज ये आपके चैनल पे 45 करोड़ रुपए पर आ गए हैं, जिसकी भी इनके पास 0% रिकवरी है। ये मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये एक भी ऐसी स्टेटमेंट या एक भी ऐसा तथ्य जो ईडी ने रखा हो बता दे जहां पे 45 करोड़ रुपए की रिकवरी है। एक बात। दूसरी बात, मैं इस केस से नहीं हटूंगा। मैं पॉलिटिकल बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं इस केस पर ही रहूंगा क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है कि हमने कुछ नहीं किया, हम इस केस पे बात करना चाहते हैं। मैं अभी सीनियर एडवोकेट जी ने क्या बताया कि लाखों पन्नों का पेज है, लाखों इसमें वो है, उसमें समय इसलिए लग रहा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कोर्ट में बोला कि लाखों पन्ने इन्होंने ईडी ने बना लिए, लेकिन ऐसे भी लाखों पन्ने हैं जिसमें हमारे फेवर में जाते हैं वो ईडी क्यों नहीं प्रस्तुत करती, क्यों उन लाखों पन्नों को छुपा दिया जाता है। दूसरी बात, एक गवाह 10 बार ये बोलता है कि मैं किसी भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने कोई रुपया नहीं लिया, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो वाले बयानों को हटा दिया जाता है और वही व्यक्ति जो है वो बाद में एक बयान दे देता है कि हाँ इन्वॉल्वमेंट है, तो उस व्यक्ति को बेल भी मिल जाती है और उस व्यक्ति का स्टेटमेंट भी। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं आमतौर पर बीच में टोकता नहीं, लेकिन संदीप जी ने दोनों बातें बोली। उन्होंने ये भी कहा था कि ये रद्दी है या काम के हैं ये पता लग जाएगा, ये तो कोर्ट देखेगा, इसी को तो समझने में समय लग रहा है। मैं आपसे वही कह रहा हूं, हमारा ये कहना है कि लाखों पन्ने ऐसे हैं जो हमारे फेवर में हैं, जो हमारी बेगुनाही की जोर जोर से चिल्ला कर गवाही दे रहे हैं, उनको नहीं लगाया जाता, तब हम बोलते हैं कि बायस्ड है। दूसरी बात, पीएमएलए में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे सभी सीनियर व्यक्ति बैठे हैं, मैं तो लर्नर हूं, मैं तो सीख रहा हूं। पीएमएलए में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है मनी ट्रेल हमने पूरी दुनिया के सामने एस्टैब्लिश की कि जो 2 अप्रूवर इन्होंने मेन बनाए हैं इस केस में, जिनकी गवाही पर हमारे नेताओं को जेल में रखा गया है, उन दोनों अप्रूवर का डायरेक्ट कनेक्शन है बीजेपी के साथ। एक व्यक्ति जो है वो बीजेपी को
एक व्यक्ति जो है वो बीजेपी को डायरेक्ट चंदा देता है 60 करोड़ रुपए और उसको बेल मिल जाती है, और दूसरे व्यक्ति को बीजेपी की सहयोगी पार्टी से एमपी की टिकट मिल जाती है और वो चुनाव लड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी उनके लिए जो है वो ऐसा नहीं कि इस मुद्दे पर बात नहीं हुई है, अभी विषयांतर हो जाएगा। इस मुद्दे पर बहुत बार बात हुई है कि बीजेपी क्या एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करे, इस पर बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं यासिर भाई, बोलिए। सांसद इनकी पोल खोल रही थी संसद के पटल से, ये देखते नहीं है ना, ये अगर देखेंगे। सुनिए निवान भाई, सुनिए आपने जो बातें उठाई उसका जवाब दे रहे हैं, सुनिए। देखिए आज ही आपकी एक महिला सांसद, सुन लीजिए निवान भाई, महिला सांसद आपकी पोल खोल रही थी, आपकी सांसद है, आपके साथ बड़े लंबे समय तक काम किया है। आपने भारतीय राजनीति में दो चीज दी है, भारतीय राजनीति में निवान भाई देखिए, आपकी बात समझ में आ गई। पैनल की एक मर्यादा होती है कि सभी मेहमानों को शामिल भी करना होता है, एक एक करके विषयों पर रहते हैं, बहुत सारी चीजें जाएंगी तो स्कैटर्ड हो जाएगी। आपने कुछ मुद्दे उठाए, उनका जवाब दे रहे हैं, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा, आपकी बात पूरी होगी, निश्चिंत रहें, आपकी बात पूरी होगी, कोई बीच में नहीं बोले। ये गलत बात है। जब मैं अपनी बात रख रहा था तो बीजेपी प्रवक्ता बीच में बोल रहे थे, तो नहीं, उनको भी उनका ऑडियो नहीं था, नहीं था, वो मेरी जिम्मेदारी करने दीजिए ना मुझे, मेरा काम। यासिर भाई अपनी बात बोले संक्षेप में। देखिए मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आज ही संसद की पटल से इनकी एक महिला सांसद, जो इनकी सांसद है, वो खुद इनकी पोल खोल रहे थे। अच्छा, आपसे सवाल क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपने शुचिता और नैतिकता को आधार बनाया था राजनीति में, भारतीय राजनीति को आप बदलने आए थे। आप भ्रष्टाचार पे आपने कहा था 0 टॉलरेंस रहेगा, आपने कहा था दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा, आपका मतलब अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति में 2 महत्वपूर्ण चीज दी, एक झूठ बोलना, सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पहचान झूठ। इसलिए झूठ क्योंकि आपने अब तक हिंदुस्तान के बड़े 5 नेताओं से झूठ बोला, उनपे झूठे इल्जाम लगाए, जब कोर्ट के माध्यम से तो आपको माफी मांगनी पड़ी। ये भारतीय राजनीति का एक बहुत ही ब्लैक स्पॉट है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया है। आप इस वक्त जो मौजूदा केस है उसमें बच नहीं सकते। आज आपके खुशी मनाने का दिन है, मैं कह नहीं रहा हूं मनाइए, बस इसमें मुझे इतना बताएं आप यासिर भाई, ये बताएं, ये अवश्य बताएं कि बच नहीं सकते जब आप बोलते हैं, आप खुद कानून को जानते हैं जैसा मैंने कहा, तो थोड़ा सा ये भी बताइए ना, मनी ट्रेल के बारे में ये बार बार आपसे कई बार सवाल पूछते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं। हालांकि ये जांच एजेंसियों का मसला है, फिर भी इस पर रोशनी डालेंगे एक पार्टी प्रवक्ता के तौर पर, तो ये थोड़ा सा राह आसान करेगा। मैं भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते संदीप भाई की बात को, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको बढ़ा देता हूं। लाखों पेज में वो एविडेंस मौजूद है जो इनके अपराध को साबित करेंगे आगे चल के। और अगर आप अपराधी नहीं हैं तो अब तक आप बच के निकल जाते, आप नहीं निकले हैं, अभी भी आप कटघरे में खड़े हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, मैं लीगल लैंग्वेज इस वक्त बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ 2 वरिष्ठ एडवोकेट हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इस पे अपनी बात को कहेंगे। आप समझने की कोशिश करिए, और दिल्ली की जनता ने तय कर दिया है, बार बार काट की हांडी नहीं चलती, इस बार आपका पतन होना है, क्योंकि जो वायदा आपने एमसीडी में भी किया था वो भी पिछले 1 महीने में दिल्ली की जनता ने देखा है कि एमसीडी भी पूर्ण रूप से फेल साबित हुई है। 3 आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों की जो हत्या हुई है वो आपकी वजह से हुआ है। जो ठीक है, ये अगेन विषयांतर होगा, आपकी वजह से हुआ। रुक जाइए यासिर भाई, रुक जाइए आप, मैं आऊंगा, निवान भाई आपके पास भी आऊंगा। अभी संजय जी एक चीज, और संदीप जी, आप दोनों को अब मैं चर्चा में लाना चाहूंगा, आप सुन भी रहे हैं, क्योंकि देखिए होता है पॉलिटिकल, जब पार्टी के प्रवक्ता होते हैं तो उनके बहुत सारे मुद्दे होते हैं, वो सब आते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम कानूनी नजरिए से बात करें तो संजय जी पहले मुझे आप ये बताएं कि इस पूरे मामले में लाखों पन्ने हैं, अभी जांच चल रही है, और इसके बाद में कोर्ट किन चीजों पर फोकस करता है, कोर्ट कैसे इस बात को गंभीरता से लेता है कि भाई इसको छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, इनको आईओ के पास उपस्थित होना होगा, जैसे संदीप जी ने पहले कहा कि ऐसा नहीं कि निर्दोष है, एक अपराधी की तरह उनको 2 बार जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, तो कोर्ट ने कुछ गंभीरता देखी होगी मामले की तभी, और रिकवर भी नहीं होते इतने डॉक्यूमेंट अगर वो बाहर रहते तो। यानी जब भी कोई ऐसा आदमी जो प्रभावशाली है और उस पर केस चलता है तो इन चीजों में एहतियात बरतनी पड़ती है, समय लगता है, इसको थोड़ा सा समझाइए आप, या इससे इतर भी कोई दूसरा नजरिया हो सकता है इस मामले का। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, हर व्यक्ति को आज ये भ्रम है कि ऐसा क्या हो रहा है कि बेल हो जाती है, नहीं होती है, क्या ये लॉ है, कानून क्या है, अटपटा सा लगता है सब लोग।
देखिए, होता यह है कि जैसा अभी मेरे कुलीग ने बताया कि लाखों पेज इकट्ठे हो गए साहब। अब उन लाखों पेजों को इकट्ठा करना ही मात्र उद्देश्य नहीं था। उसको जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ईडी, सीबीआई जो है वो टॉप नॉच एजेंसीज हैं। उसमें पूरे देश की पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सबसे अच्छे और आला अधिकारियों को रखा जाता है, स्वच्छ अधिकारियों को रखा जाता है, महत्वपूर्ण और जो अपने काम में काबिल अधिकारी होते हैं, आईओज, उनको पिक करके सीबीआई लेके आती है या ईडी लेके आती है, जिससे कि वो संस्था बहुत ऊंची रहे। तो बड़ी परिपक्व जांच हो रही है। अब लाखों पेज, जैसा मेरे संज्ञान में नहीं है लाखों पेज, लेकिन अगर हजारों भी पेज हैं तो उनको पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कोई मशीनें लगा के मिनटों में, तो कंप्यूटर तो है नहीं वो लोग, वो उसके आधार पे एक चेन बनाई जाती कि देखिए साहब ऐसे चेन आई। और एक निवान ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि जो है लिंक देखा जाता है कि पैसा आ भी रहा है, उसकी चेन की एक बहुत बड़ी महत्ता है। इन केसेस में पैसे का ट्रेल जिसे कहते हैं वो बननी चाहिए, पूरी चेन से चेन, जैसे ऐसे चेन बनती है ना, तो वो चेन बननी चाहिए इवेंट्स की। अब क्या है, उन इवेंट्स को परोसा जाता है कोर्ट के समक्ष चार्जशीट के माध्यम से कि साहब इन्होंने इस 22 तारीख को ये किया, उसके बाद ये हुआ, ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, और ये दर्शाता है कि यहां पे ये मनी ऐसे ऐसे गई और इसके ये प्रूफ हैं, या जो भी। मैं बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। और फिर उस चार्जशीट में देखते हैं कि क्या है, और वो मुकदमा चलता है, उसको प्रोसिक्यूशन एजेंसी प्रूफ करती है, और जो अपराधी या एक्यूज पर्सन होते हैं वो उसको डिस्प्रूव करते हैं। एक और छोटा सा कि क्योंकि आईओ के सामने पेश होना है, कुछ कंडीशंस हैं, इसके आधार पर यह कहना कि ये निर्दोष नहीं है बल्कि पूरे मामले को कोर्ट अभी भी गंभीरता से ले रहा है, बेशक उनको जमानत दे दी गई, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, बहुत ही ये अहम बात है। कोई भी अगर अपराध हुआ है तो ये आईओ के पास अपने आप में भी शक्ति है, और अब तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको आईओ के पास हाजिरी देनी है और उसके सवालातों के जवाब देने हैं। नंबर 1, पासपोर्ट उनका जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कहीं पे ट्रेवल नहीं कर सकते विदाउट परमिशन लेके अवश्य कर सकते हैं। तो ये एक अहम बात है। ये हर अपराध में प्राय ऐसा देखा जाता है। लेकिन होता क्या है, अब क्या होता है कि 2-2 बार फिर उसके बाद वो अपने आप स्वतः वहां जाके एक हाजिरी हो जाती है, और क्योंकि आईओ कभी नहीं है, कभी कुछ नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य और उद्देश्य इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि किसी भी स्थिति में जो एक्यूज है वो आईओ के सवालों से भागे नहीं, जो उनके सवाल है। हालांकि देखिए, मैं एक पत्रकार के नाते जब जितनी राजनीति में समझ पाया उसमें मैंने देखा है राजनीति इज ऑल अबाउट नरेटिव रखे जाते हैं। इन्होंने शिक्षा क्रांति आज ही से कहना शुरू कर दिया क्योंकि शराब घोटाले का मामला है, और उन्होंने शिक्षा क्रांति की थी दिल्ली के, और ये रही भी इमेज। मनीष सिसोदिया जी भी पत्रकार रहे हैं, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका शुरुआती कार्यकाल भी हमने देखा है। लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर आया क्योंकि शराब घोटाला एकदम एक अलग मसला हो जाता है। संदीप जी, मैं अपने बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आपने काफी चीजें बताई हैं, मुझे ये भी बताइए कि निवान शर्मा जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है, कोई भी लिंकेज नहीं मिल रहा, उसके बाद कोई मामला इतना लंबा खिंचता है क्या, या सचमुच जांच एजेंसियों की तरफ से कुछ ऐसी पुख्ता बातें रखी जाती है कि नहीं देखिए यहां पर यह मामला संदिग्ध दिखाई दे रहा है, इनको जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये प्रयास तो पहले दिन से चल रहे हैं जमानत के। डॉक्टर साहब, एक बहुत जरूरी बात मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि हवाई बातें ना रह जाए, क्योंकि हमने कहा लाखों पेजेज, तो लाखों पेजेज का यहाँ पे बिल्कुल जिक्र है। ऑर्डर शीट अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो पेज 31 पैरा 47, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 69,000 पेजेज ऑफ डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन बोथ सीबीआई एंड ईडी मैटर। तो लाख तो नहीं, लेकिन 69,000 पेजेज है, ये रिकॉर्ड पे है, और मैं जजमेंट से कोट कर रहा हूं। तो मतलब ये हवाई बात नहीं है कल को कहने के लिए कि भाई लाखों किसी ने कैसे कह दिया। अब बात आपने जो पूछी दूसरी कि थोड़ा रिपीट कर दें सवाल को, मैं जहन से उतर गया जी। मनी ट्रेल को लेकर एक बार बार सवाल खड़ा किया जाता है, और जब भी जांच एजेंसियां, क्योंकि पहले दिन से 17 महीने हो गए, लेकिन पहले दिन से जमानत के प्रयास चल रहे होंगे, जांच एजेंसियों ने कुछ तो तथ्य रखे होंगे, बताया होगा कोर्ट को कि यह संदिग्ध मामला, भाई आप जमानत नहीं दे सकते हो, कोर्ट ने उसको एडमिट भी किया होगा।
6 अगस्त को सुनवाई हो रही थी, आइटम 52 लगा हुआ था, मेरा भी उसी कोर्ट में मैटर था, लेकिन क्योंकि मेरा मैटर रीच ही नहीं किया, 11 बजे से लेके 1 बजे तक तो मनीष सिसोदिया के मैटर की सुनवाई होती रही। उसमें एक बार बार एलिगेशन आ रहा था कि डिले किया किसने। एएसजी कह रहे थे कि डिले जो है मनीष सिसोदिया ने खुद ही किया है, बार बार इन्होंने नीचे की कोर्ट में एप्लीकेशन 206 207 की लगाई है, और जिसके चलते वहां पे डेट बढ़ती आगे चली गई है। तो इसका काउंटर फिर उनकी तरफ से नहीं आया। तो ये सब बातें रिकॉर्ड में नहीं आई, लेकिन जब आप ट्रांसक्रिप्ट में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, ट्रांसक्रिप्ट में ये सब बातें आई हुई है। तो जो मनी ट्रेल की बात आप कह रहे हैं, इतने सारी डॉक्यूमेंट अगर रिकवर हुए हैं तो कहीं जो मैंने कहा ना कि रद्दी का टुकड़ा है या क्या ही, ट्रायल में ही पता चलेगा। और इसलिए बेल के स्टेज पे बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करना शायद ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। निवान भाई, ये मेरा एक सवाल था भी, और यहाँ पर संदीप जी ले भी आए बात को कि ये भी एक नैरेटिव है। मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटिकल पार्टी, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में तो इंप्रेशन वही जाता है जो आप लोग बोलते हैं। बाकी कोर्ट अपने हिसाब से काम करता है, जांच एजेंसियां अपने हिसाब से काम करती हैं, वकील साहब अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन आप इसको एक विजय की तरह दिखा रहे हैं। आप ऐसे दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह सत्य की जीत हुई है, जमानत मिली है। सत्य की जीत कैसे? सर देखिए, सत्य की जीत ऐसे है कि एक व्यक्ति जिसने दिल्ली की शिक्षा का कायाकल्प कर दिया, जिसको 17 महीने तक आपने जेल के अंदर रखा, बिना ट्रायल शुरू किए, जिसके खिलाफ 25 पैसे की रिकवरी नहीं है, जिसके खिलाफ केवल और केवल झूठी कहानियां हैं, केवल और केवल 10,000 करोड़ से शुरू करके 45 करोड़ तक आगे उसका भी 1 रुपए का तथ्य नहीं है इनके पास, उसको फंसाने की साजिश और दिल्ली की शिक्षा क्रांति को रोकने की साजिश है। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये फर्जी घोटाला है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि 1 रुपया भी ये लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर जांच होनी चाहिए तो उस चीज की होनी चाहिए कि जिसको गवाह बनाया गया उसने भाजपा को 60 करोड़ रुपए क्यों दिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और अभी संजय जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे थे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि हमारे देश की बहुत वेल क्वालिफाइड लोगों से बनाई हुई एजेंसीज हैं। हम मानते हैं इस बात को, हमारे देश की बेस्ट एजेंसीज हैं सीबीआई और ईडी, लेकिन किस तरह से भाजपा ने उनकी दुर्गति कर दी है, किस तरह से उनको लगातार कोर्ट में एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, ये भाजपा का किया हुआ कार्य है। भाजपा ने हमारी एजेंसियों को बदनाम करने की साजिश की है। अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के चक्कर में इन्होंने अपने राइवल्स को जेल में रखने के चक्कर में इन्होंने देश की बेस्ट एजेंसीज का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये असलियत भाजपा की है। आज अगर आप इनसे केस पे बात कर लेंगे तो ये एक पॉइंट नहीं रख सकते आपके सामने, क्योंकि कुछ है ही नहीं। दिन रात 24 घंटे 2 साल। निवान जी, यासिर जिलानी जी बेशक एडवोकेट हैं और ऐसे बहुत सारे वकील होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन वो नहीं जाते कोर्ट में जाती है जांच एजेंसी, अपने तथ्य रखने के लिए अपने कागज लेकर जाती है, और जांच एजेंसी कुछ जांच कर रही होगी, उसको संदेह होगा, और उसको भी आप फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर दें वेल क्वालिफाइड बोलकर, ये भी ठीक नहीं लगता। मैं तो सर कोर्ट की बात बता रहा हूं कि कोर्ट ने इन एजेंसियों को बोला यू आर वर्किंग विद बायस। ये कोर्ट की टिप्पणी है, ये मेरी नहीं है। तो आप क्या कोर्ट पे सवाल उठाएंगे इस बात को लेके? कोर्ट के सामने जब एक एजेंसी ने अपना सब कुछ रख दिया तो कोर्ट में, मैं इस विषय पे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि इस विषय में कोर्ट को लेकर भी बहुत सारी टिप्पणियां आपकी तरफ से भी आती रही, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी आती हैं, लेकिन यासिर जिलानी साहब अभी काफी सारे सवाल आपकी तरफ आ गए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच एजेंसियों के कथित बेजा इस्तेमाल का मुद्दा ये सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं उठा रही, विपक्ष ने इसको अपना बड़ा मुद्दा बनाया था, क्योंकि सिलेक्टिव कार्रवाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि जांच एजेंसियां गलत कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन कुछ लोगों पर कार्रवाई की जाती है, इस आरोप को बार बार कहा जाता है। कुछ लोग आपसे जुड़ जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयां बंद हो जाती हैं। बहुत सारे नाम है, मैं उनकी डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, कई बार डिस्कशन हुआ है। लेकिन इससे क्या कई बार ऐसा मामला जिसमें सचमुच एक अपराध का खुलासा हो सकता है, एक जांच एजेंसी जो काम करती है उसके काम करने के तरीके पर सवाल खड़े हो जाएं, अपराध का खुलासा करने पर सवाल, क्योंकि सिलेक्टिव है मामला। एक तो जो परवीन जी ये दिल्ली के शिक्षा क्रांति के नायक की जो इतनी बड़ की बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली के स्कूल के रिजल्ट आपको पिछले 2023-24 से बता देता हूं, जिसमें 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1 लाख से ज्यादा छात्र फेल हो गए। 8वीं में 46,000 बच्चे फेल हुए, 11वीं में 50,000 से ज्यादा फेल हो गए। ये दिल्ली के शिक्षा की हालत, यह आप ही की एजेंसी ने दिया हुआ है डाटा, जो आम आदमी पार्टी की सरकार चला रही है, ये हालत शिक्षा की। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता आपकी सच्चाई को जानती है,
बड़ी बड़ी बातें मत करें। दिल्ली का शिक्षा मंत्री दिल्ली के शराब के घोटाले में 17 महीने के बाद जेल से निकला है, वो भी बहुत सारी शर्तों के बाद। तो आप बड़ी बड़ी बातें करके इस केस को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश ना करें। मेरा सिर्फ प्रवीण जी ये कहना है कि आप जो केसेस हैं वो बिल्कुल क्लियर है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की अपनी जमानत देते हुए ऑब्जर्वेशन दिया है वो भी आपके सामने है। जो बहस है वो पूरी बहुत लंबी चर्चा अभी हुई है, लेकिन अगर आप बार बार, मैं क्यों कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग इतने सच्चे हैं, इतने दूध के खुले हुए हैं, तो आप अपराध की श्रेणी में क्यों खड़े हैं? मोस्टली नेता आप जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, आज हिंदुस्तान में आपने कहा कि बहुत सारे नेताओं के केस हैं, बहुत सारे नेताओं के केस चल भी रहे हैं, किसी का केस बंद नहीं हुआ है। एक चीज बताऊं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल नई पार्टी थी, जिसने ईमानदारी की कसम खाई थी, बच्चों की कसम खाई थी, उसके ऊपर इतने आपराधिक मामले 42 से 43 आपके एमएलए जो हैं उन पे हीनियस क्राइम के केसेस हैं। मैं जिस विधानसभा में मैं रहता हूँ उसके ऊपर तो दर्जनों केस हैं उस एमएलए के ऊपर, ऐसे बहुत सारे। मैं उस पर चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये आपको खुद सोचना है, अपनी अंतरात्मा से खुद पूछना है, जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक स्टाइल है, आप उसमें देखिए कौन कब किसको वो निकालते हैं, पता नहीं चलता। चलिए, मैं संजय जी के पास एक्चुअली जाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आपने कुछ डायरेक्ट प्रहार किए आम आदमी पार्टी पर, तो निवान शर्मा का बोलना लेकिन संक्षेप में निवान जी, मैं संजय चड्ढा जी से भी कुछ सवाल लेना चाह रहा हूं। देखिए, आप कॉमन लोगों से दिल्ली में जाके पूछ लीजिए, आपको दिल्ली की जनता ये बता देगी कि किस तरह से ये शराब घोटाला एक्चुअल में किया भाजपा ने है विद मनी ट्रेल। लेकिन एजेंसीज अभी इनके कंट्रोल में है तो वो नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता कि इस बात को इस मंच पर रखना चाहिए। शराब घोटाले की जांच होगी, सामने आएगा कि पैसा किसने खाया शराब घोटाले में। ये फर्जी घोटाला है, ये 100% है, और ये चाहे जितनी कोशिश कर ले आम आदमी पार्टी को खत्म करने की, ये हो नहीं पाएगा। देखिए, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं ऐसी कोई भी बात जो है वो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग करें जिसका कोई आधार ना हो, कोई आरोप हो। संजय जी, एक जब बड़े लोग होते हैं या बड़े चेहरे इस तरह के मामलों में होते हैं तो क्या अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है, समय लगता है, या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेताओं के मामले में जानबूझकर देरी हुई है? देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, बल्कि नियम विपरीत है इसके। हर व्यक्ति कानून की आंख के समक्ष बराबर है ना। हर व्यक्ति को एक प्रोटेक्शन, इक्वल ट्रीटमेंट इज गिवन टू एनीबडी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे एक जनरल व्यक्ति हो, साधारण। लेकिन क्या सच्चाई में ऐसा होता है? बहुत अफसोस के साथ प्रवीण जी आपके समक्ष कह रहा हूं, सच्चाई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल के साथ दूंगा थोड़ा, क्योंकि जब यासिर जी और हमारे ये लोग अलग जा सकते हैं मेन सब्जेक्ट से, निवान और ठीक है। पॉलिटिकल, हमें भी आज लेवरेज दे दीजिए थोड़ी सी बोलने की। सलमान खान की बेल सुबह होती है, जो लोअर कोर्ट है वहां पे उनको सजा होती है, कभी नहीं हुआ दोपहर में उनके वकील हाई कोर्ट से बेल ले आते हैं। तो ये क्या है? ये क्या दोनों आंखों से बराबर देखा जा रहा? एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल क्लियर हूं इस विषय पे कि गरीबों के लिए न्याय नहीं है इस देश में। तो मैं इस केस से संबंधित नहीं हूं। मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, इसीलिए तो आप जैसे वरिष्ठ लोग मेरे पैनल पर होते हैं कि मुझे कुछ बोलना ना पड़े। आप लोग संदीप जी चलते चलते आपकी टिप्पणी भी जी जो संजय जी ने कहा है, क्योंकि आप दोनों एक ही फेटर्निटी के, मैं चाहूंगा आप भी इस पे बहुत संक्षेप में टिप्पणी करें, कार्यक्रम को अंत का समय। कानून ही सबको बराबर देखे यही जरूरी नहीं है। आम आदमी भी अपने आप को कहीं खास आदमी जब समझता है तो दिक्कत होती है। नहीं तो हमारे एक मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत भाई अरविंद भाई से पहले जमानत लेके आ गए, तो खास बनने के चक्कर में ही लटक गए इतने दिनों तक, नहीं तो उनकी भी अभी तक जमानत हो गई होती। ठीक है, हाईकोर्ट चले गए और हेमंत भाई अपने चुपचाप बैठे रहे। निवान जी, संक्षेप में क्या कमान मिलेगी मनीष सिसोदिया जी को? बस क्योंकि यही पहला सवाल था जो अब सबसे अंत में, बहुत संक्षेप में। नहीं सर, हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी हैं और वो इनके हाथों में नहीं खेलेंगे, वो इनके नहीं, कमान से मेरा मतलब है जो आतिशी अभी फ्रंट चेहरा थी, अब निश्चित तौर पर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया बाहर हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर होंगी। सवाल ये पूछा, मैं नहीं कह रहा कि उनको मुख्यमंत्री बना देंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं और उनके बाहर आने से जो है वो हमें बहुत ताकत और मजबूती मिलेगी भाजपा के फर्जी आरोपों से और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, बहुत ही शानदार पैनल और बड़ी अच्छी बातचीत हुई इस विषय पर। बड़ा गंभीर विषय था, लेकिन इसमें कानून के कई पहलू भी जानने को मिले, जिसमें संजय जी और संदीप जी मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कानून की दो नजरिए मुझे यहां पर देखने को मिले। यासिर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कानून और राजनीति दोनों को आपने साध कर रखा। और निवान भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस समय पर, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपकी तरफ आ रहे थे, बड़े अच्छे से आपने उनके जवाब दिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 की पड़ताल में इतना ही, लेकिन बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, जहां खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।